Now next important topic, gear drive in this unit, power transmission, and this topic is also very important in this unit number 4, gear drive. अब gear drive होता क्या है उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, गियर ड्राइव एक्चुअल में गियर होता क्या है। पहले तो हम गियर की बात करें तो गियर इज द डिवाइस हैविंग ए टीथ एंड ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पावर। जैसे कि इससे पहले हमने जो बेल्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, बेल्ट ड्राइव पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि जब एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के डिस्टेंस ज़्यादा हो और वहाँ पे हम जब पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो हम बेल्ट का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर बेल्ट की बजाय हम जो सोर्स जो है हमारा गियर है। अब चूंकि एक व्हील होता है रोटेटिंग व्हील जहाँ पर तीत जनरेट होते हैं और इस तीत के माध्यम से हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। अब गियर में एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर दोनों शाफ्ट की डिस्टेंस काफ़ी क्लोज भी होगी ना तो हम यहाँ पर पावर का ट्रांसमिशन इजी कर सकते हैं। गियर इज ए डिवाइस हैविंग ए टीथ एंड ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। इसके कई एडवांटेज भी हैं, खास करके जो बेल्ट और पुली की बात करें तो बेल्ट और पुली के बीच में क्या फ्रिक्शन का ग्रिप ना होने के कारण कुछ स्लिप की प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे स्लिप की प्रॉब्लम को बिल्कुल जीरो किया गया और कुल मिला के बात करें तो इस गियर ड्राइव में स्लिप का परसेंटेज बिल्कुल कम होता है। इस कारण इसका वेलोसिटी रेशो या इसकी स्पीड रेशो बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली बेल्ट के। अ गियर ड्राइव इज अ सिस्टम where two gear, wheel and teeth mesh with the which other it transfer to power and motion from one shaft to another। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गियर एक ऐसा डिवाइस होता है जिस पर टीथ जनरेट होते हैं और उस टीथ के माध्यम से पावर का क्या करते हैं ट्रांसमिशन करते हैं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट की ओर। Gear drive is a mechanism in which one gear rotate another gear by the intersection of their teeth। अब एक टीथ का दूसरे टीथ के बीच में क्या होता है इंटरसेक्शन होता है और उसके थ्रू पावर का क्या होता है इंटरेक्शन होने के कारण इंटरेक्शन होने के बाद इसमें पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो एक टीथ दूसरे टीथ पर क्या करता है इंटरेक्शन करता है और उसी से आपका पावर क्या होता है जनरेट होती है। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ गियर की बात करें तो वैसे तो कई गियर होते हैं, जैसे स्पर गियर होता है जो आप देख पा रहे हो, हेलिकल गियर है, फिर डबल हेलिकल गियर है जिसको हम एरिमनॉन गियर भी बोलते हैं, फिर स्पाइरिकल बीवल गियर है, मीटर गियर है, फिर स्ट्रेट बीवल गियर है, इंटरनल गियर है, वॉर्म गियर है एंड रेक एंड पिनियन। ये इस तरह के कुछ गियर्स होते हैं। तब इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें वाई गियर आर यूज्ड, कि गियर का यूज़ होता ही क्यों है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टू इंक्रीज स्पीड। अगर हमको स्पीड इंक्रीज करना हो तो हम गियर का यूज़ करते हैं। साथ में टू रिड्यूस स्पीड, अगर स्पीड को रिड्यूस भी करना है तो भी हम गियर का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई छोटा गियर बड़े गियर को ड्राइव कर सकता है तो बड़ा गियर छोटे गियर को भी ड्राइव कर सकता है। इसका रीज़न ये कि हम वहाँ पर अरेंजमेंट को इंटरचेंज करके स्पीड को इंक्रीज या स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके साथ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन मतलब उसकी जो डायरेक्शन है उसकी रोटेशन को भी हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हमें गियर की ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ टू ट्रांसमिट हाई पावर, और जहाँ पे हमें पावर हाई चाहिए हो तो हम गियर का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सबसे बड़ा फैक्टर करता है, अनलाइक बेल्ट ड्राइव यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का स्लिप की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी के कारण इसका वेलोसिटी रेशो है, इसका स्पीड जो रेशो होता है वो काफ़ी हाई होता है। अब कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल, अब रियल लाइफ में इसका एग्जांपल की बात करें तो गियर कहाँ यूज़ होता है, तो वो देखते हैं बाइक गियर सिस्टम, जो बाइक होती है वहाँ पर भी गियर सिस्टम यूज़ होता है। उसके बाद कार गियर बॉक्स, कार में भी जो गियर बॉक्स होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। फिर क्लॉक एंड वॉचेस, जो आपकी वॉचेस दीवाल घड़ी या जो डिजिटल वॉच होती है वहाँ पर भी जो गियर मैकेनिज्म होता है इसका यूज़ होता है। और मिक्सर या ग्राइंडर, इसमें भी हम गियर मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्रियल मशीन, जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है वहाँ पर भी गियर का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, तो अब गियर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सॉफ्ट ऑफ गियर। अब गियर की जो साफ्ट है उसके बेसिस पर, उसके अरेंजमेंट के बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। पैरेलल गियर, पैरेलल गियर होता क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टीथ है वो उसके शाफ्ट के एक्सिस के क्या है पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोलोगे पैरेलल गियर। तो पैरेलल शाफ्ट गियर आर गियर
यूज व्हेन द बोथ शाफ्ट आर पैरेलल टू ईच अदर, द गियर मैच साइड बाय साइड एंड ट्रांसफर पावर स्मूथली। मतलब पैरेलल शाफ्ट गियर आर गियर यूज व्हेन द बोथ शाफ्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। अब दोनों शाफ्ट की बात करें, ये शाफ्ट और ये शाफ्ट दोनों क्या है, पैरेलल है, और उसके यहाँ पर जो मोशन ट्रांसमिट होता है तो उस तरह के गियर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल गियर बोलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल क्या है, स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, हेरिंगबोन गियर, ये कुछ तरह के एग्जांपल हैं किसके, पैरेलल गियर के। तो जो शाफ्ट होती है दोनों क्या होती है, इसमें पैरेलल होती है, तो इसलिए इस गियर को क्या बोलते हैं, पैरेलल गियर बोलते हैं। अब दूसरा जो होता है इंटरसेक्टिंग गियर। अब इंटरसेक्टिंग गियर क्या होता है, यहाँ से आप देख पाते हो, आप देखो ये जो गियर है इसकी जो एक्सिस है ये वर्टिकली है और इसकी जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टली है। तो आप क्या देखते हो कि ये वर्टिकल एक्सिस इस तरह यहाँ पर लाई करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पर लाई करता है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री फॉर्म होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट गियर आर यूज व्हेन टू शाफ्ट मीट एट अ पॉइंट यूजुअली एट 90 डिग्री। दोनों शाफ्ट के जो एक्सिस हैं वो 90 डिग्री एंगल पर क्या करते हैं, एक जगह पर मिलते हैं, तो इसलिए इस गियर को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग गियर बोलते हैं। बट डोंट लाई पैरेलल, बट ये पैरेलल लाई नहीं करते हैं। और दिस गियर ट्रांसफर पावर बिटवीन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, और यहाँ पर जो गियर एक ड्राइविंग से ड्रिवन की ओर जब शाफ्ट से मतलब जो तीस से गियर का ट्रांसफर करते हैं या मोशन ट्रांसफर होता है ड्राइवर से ड्रिवन की ओर, वो किस तरह होता है, इंटरसेक्टिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग गियर बोलते हैं। एग्जाम्पल, बीवल गियर, हेलिकल गियर, मीटर गियर, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग गियर। नाउ नेक्स्ट इज नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। अब इसकी इमेज से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह का गियर है, ना तो ये इंटरसेक्टिंग है और ना ये पैरेलल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसकी जो शाफ्ट है ना तो इसके पैरेलल है ना ये इसके इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, सो दिस गियर आर यूज्ड व्हेन द टू शाफ्ट डोंट मीट एंड नॉट पैरेलल। ना तो ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे दोनों के एक्सिस पर मिल रही है, ना ये एक दूसरे के पैरेलल एक दूसरे को टच कर रही है, तो इस तरह के गियर को क्या बोल सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल गियर बोल सकते हैं। अब इसके बात करें, दे आर मोस्टली यूज व्हेन वी नीड लार्ज स्पीड रिडक्शन, स्मूथ ऑपरेशन और साइलेंट रनिंग। तो ये इस तरह के कुछ गियर होते हैं जहाँ पर इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर स्पीड में जो रिडक्शन है जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए और साइलेंट रनिंग करने के लिए, तो उस जगह पर हम इस तरह के गियर का यूज़ करते हैं। और बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो स्पाइरल गियर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गियरिंग, अब टाइप्स ऑफ गियरिंग के बेस पर अगर हम इसका क्लासीफाई करते हैं तो वो होता है आपका एक्सटर्नल गियरिंग। अब एक्सटर्नल गियरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे गियर जिसके टीथ उससे बाहर की ओर होते हैं, एक्सटर्नल साइड की ओर होते हैं। सो इन एक्सटर्नल गियरिंग बोथ गियर हैव टीथ ऑन द आउटसाइड ऑफ द गियर बॉडी। जो गियर बॉडी के आउटसाइड जो टीथ होते हैं तो उस तरह के गियर को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल गियरिंग बोलते हैं। व्हेन दे मैश दे रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जब दोनों एक दूसरे पर मैश करते हैं तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट में होता है। और बात करें इसके एग्जांपल की, तो स्पर गियर पेयर, हेलिकल गियर पेयर एंड बीवल गियर विथ एक्सटर्नल टीथ। तो इनके जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से, गियर की बॉडी से क्या होते हैं, बाहर की ओर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल गियरिंग बोलते हैं। अब हम बात करें इंटरनल गियरिंग। इंटरनल गियरिंग नाम से क्लियर है कि आप चूंकि देखो ये गियर की बॉडी देख रहे थे, इस बॉडी के अंदर इंटरनली टीथ है, तो वो जो गियर का अरेंजमेंट है वो कैसा है, आपका इंटरनली गियरिंग है। ठीक है, सो इन इंटरनल गियरिंग द लार्जर गियर हैज टीथ ऑन द इनसाइड। जो लार्जर गियर है, जो बड़ा गियर है, उसके जो अंदर के टीथ है वो इनसाइड में है, और स्मॉलर जो गियर है उसके जो टीथ है वो क्या है, आउटसाइड में है। और द मैश इंटरनली, अब ये जो कि छोटा गियर है, ये जो बड़े लार्जर गियर के इनसाइड में जब रोल करता है तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेसिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, गियर के इंटरनली हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनली गियरिंग बोलते हैं। सो द मैश इंटरनली मीनिंग द स्मॉलर गियर रोटेट इनसाइड द बिगर गियर। तो बड़े गियर के अंदर जो छोटा गियर है वो क्या करता है, मैश करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल गियरिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, प्लेनेटरी गियर सिस्टम, सन एंड रिंग गियर इन इंटरनल स्पर गियर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इंटरनल गियर। नाउ रेक एंड पिनियन। रेक एंड पिनियन, जैसे कि आप इस इमेज से आप देख पा रहे हो, रेक एंड पिनियन
इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है रेक एंड पिनियन का, जब आप खास करके जो कार होती है, कार में जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है, तो इस गियर के मैकेनिज्म से ही हम व्हीकल को लेफ्ट एंड राइट टर्न की ओर मूव करते हैं, ठीक है। सो रेक एंड पिनियन इज ए गियर मैकेनिज्म इन विच ए रोटेटिंग पिनियन गियर मूव्स अ स्ट्रेट रेक टू प्रोड्यूस अ लीनियर मोशन। अब इसको रोटरी मोशन से लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इस गियर का हम यूज़ करते हैं। अब रेक एंड पिनियन गियर्स आर यूज टू कन्वर्ट लीनियर मोशन इनटू रोटरी मोशन एंड वाइस वर्सा। कॉमन यूजेज इन स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ कार्स, रेलवे ट्रैक स्विचिंग, सीएनसी मशीन, लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म एंड स्लाइडिंग गेट्स, तो यहाँ पर इसका यूज होता है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, रेक एंड पिनियन। अब ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ टीथ ऑन द गियर, अब टीथ की पोजीशन के बेस पर हम गियर का क्लासीफाई अगर करते हैं, सो उसमें ये है आपका स्ट्रेट गियर। अब जैसे कि आप ये टीथ देख सकते हो कि ये स्ट्रेट होते हैं, ये इंक्लाइन होते हैं और ये कर्व टाइप होते हैं, तो इस तरह की भी पोजीशन हो सकती है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेट गियर हैव अ स्ट्रेट टीथ ऑन द सरफेस ऑफ द व्हील रिम, फॉर एग्जांपल स्पर गियर। तो आप देख सकते हो कि इसके जो टीथ है वो काफ़ी स्ट्रेट है, इसलिए हम इसको स्ट्रेट गियर बोलते हैं, और स्पर गियर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्ट्रेट कंडीशन। और इंक्लाइन कंडीशन की बात करें तो द इंक्लाइंड गियर हैव इंक्लाइंड टीथ ऑन द सरफेस ऑफ द व्हील रिम। अब जो व्हील है उसके सरफेस पर जो टीथ इंक्लाइंड पोजीशन में होते हैं, तो इसलिए हम उसको इंक्लाइंड गियर बोलते हैं, और हेलिकल गियर इसका बेस्ट एग्जांपल है। और कर्व शेप की बात करें तो ये वाला जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, कर्व गियर हैव अ कर्व टीथ ऑन द सरफेस ऑफ द व्हील, फॉर एग्जांपल स्पाइरल गियर। तो स्पाइरल गियर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। तो कर्व गियर हैव अ कर्व टीथ, जो उसके टीथ होते हैं वो कर्व शेप में होते हैं सरफेस पर, ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कर्व गियर बोलते हैं। तो इसका जो शेप किस तरह होता है, कर्व टाइप का होता है, और स्पाइरल जो गियर होता है उसका बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गियर टर्मिनोलॉजी। सो गियर टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके ये टर्म्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ये यूज़ कर रहे हैं गियर ड्राइव के लिए। अगर हम बात करते हैं गियर टर्मिनोलॉजी की, तो गियर टर्मिनोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है गियर ड्राइव की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन हम हर एक टर्म्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले तो मैं आपको एक इमेज बताता हूँ इसकी। तो जैसे कि आप इस इमेज को देख पा रहे हो, यह गियर टर्मिनोलॉजी के लिए यहाँ पर कई तरह के टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको हम डिटेल्स में इसकी स्टडी करेंगे। अब एक्चुअल में गियर टर्मिनोलॉजी का मतलब होता क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे कि कोई भी गियर की प्रोफाइल है, अब जैसे कोई व्हील है जिस पर टीथ जनरेटेड है, तो उस टीथ को हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये दो गियर है, एक लार्जर गियर है और एक स्मॉलर गियर है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब ये लार्जर गियर का जो डायरेक्शन होता है अगर वो क्लॉकवाइज में है, तो स्वाभाविक है कि ये जो स्मॉलर गियर है ये एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस लार्जर गियर पर नंबर ऑफ टीथ है यहाँ पर, तो इन टीथ में से अब कोई दो टीथ को हमने यहाँ पर कंसीडर किया, तो ये दो टीथ को हमने यहाँ पर कंसीडर किया। सो अब इसको डिटेल में वन बाय वन हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो कौन कौन सी जो टर्म्स हैं, तो उस टर्म्स को वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अडेंडम है, डडेंडम है, फेट्स विड्थ है, अडेंडम सर्कल है, टॉपलैंड है, पीस सर्कल एलिमेंट है, फेस है, फिर वर्किंग डेप्थ है, पीस सर्कल है, फिर टूथ थिकनेस है, टूथ स्पेस है, फिर टोटल डेप्थ, क्लियरेंस और वर्किंग डेप्थ सर्कल, ये सारे टर्म्स को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं गियर टर्मिनोलॉजी में, जो पहला वर्ड है वो है हमारा पीस सर्कल। अब पीस सर्कल एक्चुअल में होता क्या है, तो पीस सर्कल जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पीस सर्कल, इसका मतलब ये है कि एक इमेजनरी सर्कल है। कैसा सर्कल है, इमेजनरी सर्कल। तो पीस सर्कल की अगर बात करते हैं तो पीस सर्कल क्या होता है, सो इट इज़ एन इमेजनरी सर्कल ऑन विच ऑल गियर कैलकुलेशन आर बेस्ड। अब इसी सर्कल पर आपकी जो गियर की कैलकुलेशन है इसी पर बेस्ड है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक द वर्किंग डायमीटर ऑफ द गियर, और इसको हम इस तरह कंसीडर करते हैं कि गियर का एक तरह से वर्किंग डायमीटर है, ठीक है। अब पीस सर्कल की अगर बात करें, पीस सर्कल क्या होता है, एक तरह का इमेजनरी, पीस सर्कल इज जस्ट लाइक अ इमेजनरी सर्कल इन विच पॉइंट वेयर टू टीथ आर टच टू ईच अदर व्हाइल दे आर मिसिंग। जब
एक टीथ दूसरे टीथ के ऊपर क्या करता है, मेश करता है, तो हम मान के चलते हैं कि उस सर्कल पर कोई एक पॉइंट है, तो उसी पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पिच सर्कल। और एक तरह का कौन सा सर्कल होता है, एक तरह का ये इमेजिनरी सर्कल होता है। नाउ बात करते हैं पिच डायमीटर। अब पिच सर्कल से ही मिलकर बना होता है आपका पिच डायमीटर, ठीक है। सो द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल, तो पिच सर्कल से जो डायमीटर ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलोगे, पिच डायमीटर। नाउ नेक्स्ट इज अडेंडम। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है अडेंडम। अडेंडम एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एक इमेजिनरी सर्कल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया पिच सर्कल। अब इस पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूथ की जो डिस्टेंस है, ये एक तरह का रेडियल डिस्टेंस होता है इसका, टीथ का। तो इस डिस्टेंस को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूथ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अडेंडम। सो डिस्टेंस फ्रॉम पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ, पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूथ की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलोगे आप अडेंडम, ठीक है। बात करते हैं हम दूसरी टर्म्स की, डडेंडम। डडेंडम क्या होता है, जैसे पहले अडेंडम के लिए मैंने क्या बताया था कि पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूथ। अब हम अगर बात करें डडेंडम की, तो डडेंडम का मतलब ये होता है कि इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, हमारी अडेंडम, ठीक है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ स्पेस, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलर पिच। अब सर्कुलर पिच होता क्या है, अब अगर हम सर्कुलर पिच की बात करें तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पर दो टीथ हैं, तो कोई भी दो टीथ में से कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं, खास करके अलोंग पिच सर्कल की बात करें तो ये हमारा पिच सर्कल है, और इस पिच सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट लिया, जैसे कि मान लो इस टीथ का फर्स्ट पॉइंट लिया हमने और फिर दूसरे टीथ का फर्स्ट पॉइंट, तो इस टीथ का फर्स्ट पॉइंट और दूसरे टीथ का फर्स्ट पॉइंट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कुलर पिच। अब सर्कुलर पिच के लिए जरूरी नहीं कि मैं ये पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, अब इसी पिच सर्कल पे अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, इस टीथ का इस वाले पॉइंट को, तो दूसरे टीथ का ये वाला पॉइंट कंसीडर होगा, तो भी वो क्या कहलाएगा आपका सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच की डेफिनेशन क्या हुई, वो है इस तरह से कि डिस्टेंस फ्रॉम वन टूथ टू द नेक्स्ट टूथ मेजर अलोंग द पिच सर्कल। सो पिच सर्कल के अलोंग जो फर्स्ट टूथ से लेकर नेक्स्ट टूथ तक का जो पॉइंट है उस डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, सर्कुलर पिच। नाउ नेक्स्ट टर्म इज क्लियरेंस। अब बात करते हैं क्लियरेंस एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अडेंडम पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूथ और डडेंडम क्या हो सकता है, पिच सर्कल से बॉटम ऑफ द टूथ। अब स्वाभाविक है कि ये जो बीच में जो गैप दिख रहा है आपका टूथ स्पेस, अब कोई दूसरे गियर का टीथ जब इस वाले टीथ के जो स्पेस पर मैसिंग करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो दूसरे गियर का जो टीथ है वो पूरी तरह से कंप्लीटली यहाँ पर मैच नहीं करता है, इसमें थोड़ा सा गैप रह जाएगा, तो उस गैप को बोलोगे आप क्या बोलोगे, क्लियरेंस, या इसको बोलोगे वर्किंग डेप्थ सर्कल। सो अगर हम बात करें क्लियरेंस की, सो द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ वन गियर टूथ एंड द बॉटम ऑफ द मेटिंग गियर टूथ स्पेस। सो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये गैप है, कौन सा, ये जो आप देख पा रहे हो क्लियरेंस का, तो ये गैप कैसा है, सो इट इज अ गैप बिटवीन टॉप ऑफ द गियर टूथ टू द बॉटम ऑफ द मेटिंग गियर टूथ स्पेस। अब जैसे कि यहाँ का एक गैप और किसी दूसरे गियर का टॉप ऑफ द टूथ का वो गैप, तो उन दोनों के बीच में, जैसे कि मान लो दूसरे गियर, दूसरा कोई गियर है, वो जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पेस पर मैच करता है तो वो इतना ही मैच हो पाएगा, ये जो लाइन दिख रही है इस पॉइंट पर इतना ही मैच हो पाएगा, बस पूरी तरह से यहाँ पर मैच नहीं हो पाएगा, तो जो गैप होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे। और इस गैप के ऊपर वाला जो पॉइंट है जहाँ पर जो टीथ आपका यहाँ पर जब पूरी तरह से मैच करता है उसको आप क्या बोलोगे, वर्किंग डेप्थ, ठीक है। तो हम पहले बात किसकी कर रहे हैं, क्लियरेंस की। तो क्लियरेंस का मतलब क्या हुआ था, गैप बिटवीन द टॉप ऑफ वन गियर टूथ एंड द बॉटम ऑफ द मेटिंग गियर टूथ स्पेस, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हुई यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलोगे आप, क्लियरेंस। नाउ नेक्स्ट इज बैकलेस। बैकलेस का मतलब क्या होता है कि जब दूसरे गियर के टीथ जब इस यहाँ पर मैसिंग करता है तो इस यहाँ से थोड़ी सी जो गैप होती है इसके बीच में और दूसरे टीथ के जो टीथ में, तो उस गैप को क्या बोलोगे आप, बैकलेस बोलोगे, ठीक है। सो स्मॉल गैप बिटवीन टू मैसिंग गियर टीथ अलाउ स्मूथ मोशन एंड अवॉइड जैमिंग, ठीक है। और ये मेनली क्या करता है, अलाउ करता है स्मूथ मोशन के लिए, और जैमिंग मतलब जो जाम होता है गियर के बीच में उसको क्या करता है, ये अवॉइड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग डेप्थ। अगर मैं बात करता हूँ वर्किंग डेप्थ की, तो वर्किंग डेप्थ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अब क्लियरेंस अगर समझ में आ गया तो वर्किंग डेप्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। वर्किंग डेप्थ का मतलब क्या होता है कि जब टीथ जब इसके अंदर मैसिंग करता है तो वो इतनी डिस्टेंस तक ही मैच कर पाता है, तो ये जो
इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलोगे, वर्किंग डेप्थ बोलोगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो अडेंडम सर्कल और इस अडेंडम सर्कल से आप पर्टिकुलर इस क्लियरेंस सर्कल के ऊपर वाली जो स्पेल वाली डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, वर्किंग डेप्थ। अब तो ये हो गया आपका वर्किंग डेप्थ। तो वर्किंग डेप्थ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, सो टोटल डेप्थ इन विच टू गियर टीथ आर इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ये एक ऐसा गैप है जिसमें दोनों टीथ आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ, तो वर्किंग डेप्थ अगर आपको समझ में आ गई तो टोटल डेप्थ भी आप समझ सकते हो। तो वर्किंग डेप्थ का मतलब तो ये होता है कि जो एक्चुअल में मेसिंग कॉन्टैक्ट होता है गियर के बीच में, उसको आप वर्किंग डेप्थ बोलोगे। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये अडेंडम और ये डडेंडम, इन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल डेप्थ कहेंगे। तो टोटल डेप्थ की बात करें, इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द अडेंडम एंड द डडेंडम सर्कल ऑफ द गियर। इन दोनों गियर के बीच की जो डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस अडेंडम और प्लस डडेंडम दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, टोटल डेप्थ कहेंगे। अब है टोटल थिकनेस। टोटल थिकनेस का मतलब ये है कि कितनी थिकनेस। ठीक है, अब थिकनेस का मतलब जैसे कि मान लो कोई भी टीथ लिया, या तो फर्स्ट टीथ ये वाला लिया या सेकंड टीथ ये वाला लिया, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो टोटल डिस्टेंस अलोंग पिच सर्कल के, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी इसकी, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को बोलोगे आप टोटल टूथ थिकनेस। टूथ थिकनेस वाला ये टूथ की क्या होगी, एक तरह से थिकनेस होगी। तो हम बात करते हैं, इट इज द विड्थ ऑफ द टूथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। सो ये टूथ की क्या होगी, विड्थ होगी, इसको मेजर किस पे करेंगे, अलोंग पिच सर्कल पर मेजर करेंगे, तो इसको क्या बोलोगे आप, टूथ थिकनेस। या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लो या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लो, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी टूथ थिकनेस कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट इज टूथ स्पेस। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का जो गैप है इसको क्या बोलोगे आप, टूथ स्पेस बोलोगे। सो इट इज अ विड्थ ऑफ स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट टीथ मेजर अलोंग पिच सर्कल, और इसको भी हम पिच सर्कल के अलोंग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये आप जो गैप देख रहे हो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का बीच का जो गैप है इसको भी आप क्या बोलोगे, टूथ स्पेस। तो एक टीथ से लेकर दूसरे टीथ के बीच का जो स्पेस दिख रहा है ये होगा आपका टूथ स्पेस। अब बात करते हैं फेस ऑफ द टूथ। फेस ऑफ द टूथ मीन्स ये हो गया आपका फेस ऑफ द टूथ, ये वाला। ठीक है, सो इट इज द सरफेस ऑफ द टूथ अबाउट द पिच सर्कल। अब पिच सर्कल के ऊपर वाला जो फेस है उसको आप क्या बोलोगे, फेस ऑफ द टूथ। एंड फ्लैंक ऑफ द टूथ, अब पिच सर्कल के नीचे वाला जो फेस है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आप बोलोगे फ्लैंक ऑफ द टूथ। तो फ्लैंक ऑफ द टूथ की बात करें तो इट इज द सरफेस ऑफ द टूथ बिलो द पिच सरफेस। अब देखो पिच सर्कल से ऊपर वाला जो था उसको हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे, और पिच सर्कल से जस्ट नीचे वाला पोर्शन इसको बोलोगे आप फ्लैंक। ठीक है, तो इट इज द सरफेस ऑफ द टूथ बिलो द पिच सरफेस। नाउ अब हम बात करते हैं गियर ट्रेन की। अब गियर ट्रेन एक्चुअल में क्या होता है, तो स्टूडेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके गियर ड्राइव के लिए। तो जैसे कि गियर ड्राइव हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गियर ड्राइव एक्चुअल में क्या होता है। सो गियर ड्राइव में खास करके हम गियर की बात करें तो गियर इज अ डिवाइस हैविंग ए टीथ एंड ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर मोशन, सो दैट प्रोफाइल इज कॉल्ड एज अ गियर। ठीक है, और उसके थ्रू हम जो ड्राइव करते हैं, मतलब मोशन कराते हैं किसी एक गियर से दूसरे गियर का, उसको हम क्या बोलते थे, गियर ड्राइव। अब हम बात करते हैं गियर ट्रेन। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम देयर नेम, गियर प्लस ट्रेन। ट्रेन का मतलब होता है एक सीक्वेंस, एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो अगर हम इसको डिफाइन करें, अ गियर ट्रेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गियर। गियर ट्रेन एक कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा गियर का। उसका मेन काम क्या होता है, यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, मतलब एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट की ओर पावर का ट्रांसमिशन करना होता है, तो हम गियर ड्राइव का यूज गियर ट्रेन का यूज करते हैं। गियर ट्रेन के लिए कंडीशंस क्या होती है कि दो या दो से ज़्यादा गियर प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन, तो गियर ट्रेन के टाइप्स कितने होते हैं। सो गियर ट्रेन आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट है आपका सिंपल गियर ट्रेन। देन सिंपल गियर ट्रेन जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपके सिंपल गियर ट्रेन है। अब इस सिंपल गियर ट्रेन की सबसे मेन खासियत ये होती है कि एक शाफ्ट पर एक ही गियर क्या होता है, माउंटेड होता है। तो एक शाफ्ट पर एक ही गियर क्या होता है, माउंटेड होता है, और मोर देन 2 गियर
मतलब दो गियर या दो से ज़्यादा गियर क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सिंपल गियर ट्रेन कहते हैं। सो अगर मैं बात करूँ, ओनली वन गियर ऑन इस शाफ्ट, एक शाफ्ट पर एक ही गियर क्या होगा, माउंटेड होगा। देन गियर आर कनेक्टेड इन ए सिंपल सीरीज, और जो गियर कनेक्टेड होंगे एक सिंपल सीरीज में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक, उसके साथ यूज वेन द डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट इज स्मॉल, और जनरली इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर दो शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पर हम इस सिंपल गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। और अगर इसके एग्जांपल की बात करूँ तो क्लॉक्स और कुछ सिंपल मशीन्स होती है, इसके बेस्ट एग्जांपल है इस सिंपल गियर ट्रेन के। अब अगर हम बात करें, फॉर ए सिंपल गियर ट्रेन वी कैन कैलकुलेट द स्पीड रेशियो बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अगर जैसे कि यहाँ पर हमारे तीन डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम ए, डायग्राम बी और डायग्राम सी। अब डायग्राम ए में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक शाफ्ट पर एक गियर माउंटेड है और दूसरे शाफ्ट पर दूसरा गियर माउंटेड है। तो यहाँ पर जो गियर का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर कितने गियर हैं, यहाँ पर 2 गियर हैं। उसी तरह अगर हम इस बी वाले डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर 3 गियर है। सो एक शाफ्ट पर एक गियर, दूसरे शाफ्ट पर एक गियर, तीसरे शाफ्ट पर एक गियर। और एक तरह से यहाँ पर देखें तो ये कंडीशन है आपकी ऑड, जैसे ये इवन, ये आपकी ऑड, और ये भी क्या है आपकी इवन। अब ऑड इवन का क्राइटेरिया देखते हुए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं और इसका स्पीड रेशियो भी फाइंड करते हैं। तो सिंपली बात करते हैं इसके स्पीड रेशियो की। सो स्पीड रेशियो की बात करें, खास करके हम इस ड्राइवर और ड्रिवन, ये जो 2 गियर है, गियर 1 और गियर 2, इसके स्पीड रेशियो की बात करते हैं। तो स्पीड रेशियो तो आपको पता ही है स्टूडेंट, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर। और चूंकि हमने बेल्ट के केस में क्या देखा था, स्पीड रेशियो स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर, और इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ ड्राइवर अपॉन डायमीटर ऑफ ड्रिवन। अब लेकिन चूंकि यहाँ पर हम डायमीटर वर्ड का यूज ना करते हुए नंबर ऑफ टीथ का वर्ड का यूज करेंगे, तो खास करके यहाँ पर जो 2 गियर है तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ स्पीड रेशियो के लिए, तो स्पीड ऑफ ड्रिवन जो कि N2 है, और ये जो N1 है ये स्पीड ऑफ ड्राइवर, और इक्वल्स टू T1 की अगर हम बात करते हैं तो T1 का मतलब होता है नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, एंड T2 का मतलब होता है नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन। तो आपका जो स्पीड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। तो ये था इसके लिए। अब हम जब बात करते हैं इसके लिए स्पीड रेशियो, ये जो आपका बी वाला जो फिगर है उसकी अगर बात करें तो इसका स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है और ये कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट गियर है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक शाफ्ट पर एक ही गियर क्या है, माउंटेड है। अब यहाँ पर जो गियर का जो अरेंजमेंट है या जो उसकी जो कंडीशन दे रखी है वो किस बेस पर दे रखी है, ये आपके ये ऑड कंडीशन है, नॉट इवन, क्योंकि यहाँ पर कितने 1 2 3, तो ये एक ऑड अरेंजमेंट है। अब इस ऑड अरेंजमेंट के यहाँ पर हम इसका वेलोसिटी रेशियो फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले कि हम गियर 1 और गियर 2 का पहले वेलोसिटी रेशियो निकालोगे, फिर गियर 2 और गियर 3 का वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, और उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, पहले हम बात करते हैं गियर 1 और गियर 2, तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, और इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, T1 अपॉन T2 के बराबर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और उसके बाद फिर हम अगर गियर 2 और गियर 3 के बीच में वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, N3 अपॉन N2, और इक्वल में क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T3। तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखो इक्वेशन का सेट इस तरह हो जाएगा, N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई N3 अपॉन N2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 और मल्टीप्लाई T2 अपॉन T3। तो आप N2 से N2 को कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका ये कितना मिल जाएगा, N3 अपॉन N1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा T1 अपॉन T3, क्योंकि T2 से T2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका स्पीड रेशियो निकाल सकते हो इस अरेंजमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो आपका इवन अरेंजमेंट, तो इवन अरेंजमेंट में आप देख पा रहे हो 1 2 3 और 4 गियर। तो 4 गियर है तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट 2 गियर के बीच में आप वेलोसिटी स्पीड रेशियो निकालोगे, फिर 2 से 3 के बीच में वेलोसिटी रेशियो निकालोगे, और फिर 3 से 4 की तरह वेलोसिटी रेशियो निकालोगे। तो सारी इक्वेशन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह मिलेगा, N2 अपॉन N1, तो N2 अपॉन N1 और फिर मल्टीप्लाई N4 अपॉन N3 और इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 और मल्टीप्लाई T3 अपॉन T4। सो आप यहाँ से भी इसका वेलोसिटी रेशियो इस तरह निकाल सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि आप देख पा रहे हो
इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास जो अरेंजमेंट अगर इवन अरेंजमेंट होता है तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये जो ड्राइवर व्हील है अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ड्रिवन व्हील की जो रोटेशन क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप सेम कंडीशन यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ये अरेंजमेंट कैसा है, ऑड अरेंजमेंट है। नंबर ऑफ गियर कितने, 1 2 3। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं अगर इसका जो डायरेक्शन है अगर क्लॉकवाइज है तो जो इंटरमीडिएट गियर है इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और स्वाभाविक है कि जो लास्ट वाली जो गियर है इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो आप क्या देख पा रहे हो, ऑड अरेंजमेंट में जो ड्राइवर का जो डायरेक्शन अगर वो क्लॉकवाइज है तो ड्रिवन का डायरेक्शन भी क्या होगा, क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई ऑड अरेंजमेंट है तो ऑड अरेंजमेंट में क्या होगा, ड्राइवर और ड्रिवन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और केस अगर मान लो इवन का है तो इवन के केस में क्या होगा कि ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे कि आप ये कॉम्बिनेशन को देख सकते हो, ये इवन कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4। तो ये ड्राइवर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, फिर इसके बाद गियर नंबर 2 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, फिर गियर नंबर 3 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंड देन फाइनली फोर्थ नंबर का जो गियर है इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या देख रहे हैं, गियर नंबर 1 और गियर नंबर 4 दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये ऑड अरेंजमेंट और ये इवन अरेंजमेंट के केस में हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंपल गियर ट्रेन यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ये है हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन। अब कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये डायग्राम में कि कंपाउंड गियर ट्रेन है। कंपाउंड गियर ट्रेन एक्चुअल में होता क्या है, मोर देन 1 गियर ऑन द सेम शाफ्ट। अब एक ही शाफ्ट पर एक से ज़्यादा गियर माउंटेड हो तो उस तरह के गियर को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, सो गिव्स लार्ज स्पीड रिडक्शन और इंक्रीज। अब इसकी स्पीड में लार्ज स्पीड में रिडक्शन या इंक्रीज करना हो तो इस तरह के गियर का अरेंजमेंट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ वेयर लार्ज स्पीड रेशो आर नीडेड। जहाँ पर स्पीड रेशो ज़्यादा चाहिए होता है तो वहाँ पर हम कंपाउंड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। खास करके अगर बात करें इसकी वॉचेस, मशीनरी, गियर बॉक्स या शुगर केन का जो एक मशीन होती है वहाँ पर भी हम जनरली कंपाउंड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो लार्जर गियर है ये किसी पर्टिकुलर एक शाफ्ट पर माउंटेड है। अब ये गियर ड्राइव करता है किसी दूसरे गियर को। अब ये जो कोई स्मॉल गियर है, जैसे ए का कॉम्बिनेशन है बी के साथ, अब ये बी गियर भी क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कराएगा। क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली ये जो गियर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट कि ये गियर कहीं ना कहीं किसी शाफ्ट पर माउंटेड है और इसी शाफ्ट पर एक और गियर माउंटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन 1 गियर ऑन द सेम शाफ्ट, एक ही शाफ्ट पर एक से ज़्यादा गियर माउंटेड हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन अरेंजमेंट कहते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो शाफ्ट है जहाँ पर ये गियर बी माउंटेड है तो स्वाभाविक है कि इसी शाफ्ट पर एक और गियर माउंटेड है सेम ही शाफ्ट पर। तो देखिए जो गियर 2 की स्पीड होगी वही गियर 3 की स्पीड भी होगी। तो अब गियर 3 का कॉम्बिनेशन हम किसी गियर 4 के साथ अरेंजमेंट कर देते हैं। अब ये गियर 3 है, ये गियर 4 को क्या करेगा, रोटेट कराएगा। अब 4 के साथ एक ही शाफ्ट पर दूसरा गियर है जिसको हम 5th गियर बोलते हैं। तो ये 5th गियर फाइनली ये 6 नंबर के गियर को क्या करेगा, ड्राइव कराएगा। तो इस तरह की इस अरेंजमेंट से आप समझ सकते हो कि ये एक कंपाउंड गियर ट्रेन का अरेंजमेंट है। अब हम बात करते हैं, द कंपाउंड गियर ट्रेन इज यूज्ड वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शाफ्ट हैज टू बी bridged by the intermediate gear and to maintain the speed ratio in compound gear train of gear shown the figure in the following formula। अब इसके कंपाउंड गियर के अगर अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें, स्पीड रेशियो की बात करें तो इस कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम इस पर्टिकुलर गियर के लिए स्पीड रेशियो का फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। स्पीड रेशियो की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये गियर का 1 से कनेक्शन, फिर गियर 3 का 4 से कनेक्शन, फिर 4 का कनेक्शन 5 से और 5 का कनेक्शन 6 से। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ गियर्स कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 और 6 गियर है। तो पहले हम वेलोसिटी रेशियो किसका निकालेंगे, 1 से 2 का। तो 1 से 2 का मतलब तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। उसके बाद फिर 3 से 4 का तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, तो N4 अपॉन N3। और उसी तरह 5th और 6 की बात करें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। तो ये इस तरह, और फिर उसी तरह आप 3th के रेशो भी निकाल सकते हो, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन।
तो आप सभी इक्वेशन को एक साथ क्या करोगे, एक जगह पर मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके इसका कॉम्बिनेशन कर दोगे, तो इस तरह का आपको ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह हम स्पीड रेशियो फाइंड कर सकते हैं इसके लिए भी। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, सो इस इमेज में आपके पास कॉम्बिनेशन है गियर के, 4 गियर के कॉम्बिनेशन। गियर 1 ड्राइव कर रहा है आपके गियर 2 को, और गियर 2 के साथ गियर 3 ये एक ही साथ पर क्या है माउंटेड है, और गियर 3 फाइनली ड्राइव कर रही है गियर 4 को। तो कुल मिला के बात करें कि जो ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर दोनों की जो शाफ्ट है वो कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, बट दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है। तो इस तरह के गियर को हम क्या बोलते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें, सो इनपुट एंड आउटपुट गियर आर ऑन द सेम एक्सिस। तो जो इनपुट है वो आपका ड्राइवर, और फाइनली जो आउटपुट है, जिस गियर को हमको आउटपुट देना है गियर नंबर 4, तो दोनों की जो शाफ्ट है वो क्या है, सेम एक्सिस पर है, ठीक है। सो नाउ दैट इंटरमीडिएट गियर आर अरेंज सच दैट द शाफ्ट बिकम कोलिनियर। अब इन इंटरमीडिएट गियर को किस तरह अरेंजमेंट करो कि दोनों शाफ्ट क्या हो, एक दूसरे से कोलिनियर हो, ठीक है। तो इस तरह के जो पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन। सो अब अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो बेसिकली जो रिवर्टेड गियर ट्रेन है वो कहाँ पर यूज़ होता है, वो क्लॉक में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, और आपके गियर बॉक्स में यूज़ होता है, और जो डिफरेंशियल जैसे बोलता है ना कि ऑटोमोबाइल में जो खास करके मशीनरीज हैं, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीन है वहाँ पर भी हम रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। और कुछ कुछ मैकेनिज्म जैसे खास करके शुगर केन मशीनरीज होती है, वहाँ पर भी हम कभी कभी रिवर्टेड गियर ट्रेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशंस की। सो इन द रिवर्टेड गियर ट्रेन द मोशन ऑफ द ड्राइव गियर फर्स्ट एंड ड्रिवन लास्ट। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या होता है, जो मोशन में जो गियर नंबर 1 है वो ड्राइव करता है फाइनली जो गियर नंबर 4 को। तो गियर नंबर 1 से जो इनपुट जो होता है वो गियर नंबर 1 का होता है, और आउटपुट जो फाइनली मिलता है वो कौन सा मिलता है, लास्ट ड्रिवन गियर की ओर। बट दोनों का जो डायरेक्शन कैसा होगा, सेम डायरेक्शन का होगा, ठीक है। जो ये ड्राइवर की जो डायरेक्शन होगी, फाइनली ये ड्रिवन की भी डायरेक्शन वही होगी। अब हम बात करते हैं इन द रिवर्टेड गियर ट्रेन of gear as shown figure in the above picture, the speed ratio can be calculated by the formula, ठीक है। तो by the following formula, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है N2 upon N1 equals to T1 upon T2 multiply T3 upon T4, तो इस तरह से हम इसका स्पीड रेशियो का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, जब हम गियर 1 का कॉम्बिनेशन गियर 2 के साथ वेलोसिटी रेशियो या स्पीड रेशियो निकालोगे तो N2 upon N1 होगा, ठीक है। तो N2 upon N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 upon T2 हो जाएगा। देन उसके बाद फिर गियर 3 और 4 का निकालोगे तो गियर 3 और 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N4 upon N3, ठीक है। और उसके बाद आपका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T3 upon T4। तो आप जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि N3 और N2 दोनों की स्पीड क्या है, सेम हो गई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमको जो फॉर्मूला मिलेगा N2 upon N1 इक्वल्स टू T1 upon T2 और मल्टीप्लाई T3 upon T4, ये रिलेशन आपको मिलेगा स्पीड रेशियो के लिए। किसके लिए, रिवर्टेड गियर ट्रेन के केस में। तो उम्मीद करता है कि ये भी आपको समझ में आ गया हो। नाउ नेक्स्ट, अब गियर ट्रेन में जो फाइनल जो टाइप्स हैं वो है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की हम बात करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है। अब इसका मतलब ही होता है इपीसाइक्लिक, मूव अराउंड गियर, मतलब एक गियर के ऊपर दूसरा गियर क्या करता है, मूव करता है। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का अरेंजमेंट बोलते हैं। सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इस डायग्राम में जैसे मान लो लेट अस टेक कंसीडरेशन कि A इज अ गियर एंड गियर B इज आल्सो गियर। सो गियर A इज ए स्मॉल गियर एंड B इज अ लार्जर गियर। और ये जो एक आर्म्स दिख रही है O1 और O2 दोनों का जो डिस्टेंस, इस गियर का सेंटर डिस्टेंस O1 है और इस लार्जर गियर का सेंटर डिस्टेंस क्या है, O2 है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक और डिवाइस, इसको बोलोगे आप आर्म्स। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इनके कॉम्बिनेशन को कि गियर, जैसे कि स्मॉल गियर इसको हमने A नाम दे दिया, और जो लार्जर गियर है इसको हमने B नेम कर दिया, और जो आर्म्स है इसको हमने नाम दिया C। तो इसके दो केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि अगर गियर A का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है
और गियर बी का इसके अपोजिट है, वो कब होगा? जब ये आर्म फिक्स होगी। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस आर्म को अगर हमने फिक्स कर दिया तो स्वाभाविक है कि अगर ये गियर ए ड्राइव करता है क्लॉकवाइज, तो जो बी गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और एक तरह से ये एक सिंपल गियर ट्रेन का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अगर इस गियर ए को फिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गियर ए को हम फिक्स कर देते हैं और ये जो आर्म्स हैं इसको मोशन में ला देते हैं, इसको मूवेबल करते हैं, जो कि कनेक्टेड किससे है? गियर बी से। तो स्वाभाविक है कि अगर गियर ए फिक्स है तो ये आर्म रिवॉल्व करेगी इस गियर बी के साथ, और किसके ऊपर रिवॉल्व करेगी? इस गियर ए के ऊपर रिवॉल्व करेगी। तो ये होता है आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। सो वन आर मोर गियर रोटेट ऑन अ मूविंग आर्म्स जस्ट लाइक अ कैरियर कंटेंट सन गियर, प्लैनेट गियर एंड अ रिंग गियर। तो ये इसके कुछ तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का। अब हम बात करते हैं इसकी गियर की। तो ये वेरी कॉम्पैक्ट, गिव्स मल्टीपल स्पीड रेशो और हाई टॉर्क ट्रांसमिशन। तो इसका एक एडवांटेज क्या है कि ये वेरी कॉम्पैक्ट होता है, और ख़ास करके मल्टीपल स्पीड्स की बात करें तो ये मल्टीपल स्पीड रेशो भी प्रोवाइड करता है, और ख़ास करके हाई टॉर्क ट्रांसमिशन करने के लिए भी हम इस गियर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन कार, डिफरेंशियल सिस्टम जैसे ट्रक या आपके जो हैवी व्हीकल्स है जहाँ पर ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम बेसिकली इसी तरह का गियर अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। तो एक तरह का इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या हुआ कि एक गियर के अराउंड में दूसरा गियर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का अरेंजमेंट कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, फाइनली हमने यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस यूनिट 4 जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें हमने 3 ड्राइव को डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से, जो था आपका बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव और गियर ड्राइव, और तीनों ड्राइव में से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब हम बात करते हैं आरटीयू क्वेश्चंस। आरटीयू क्वेश्चन हमारे जो 5 to 6 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस का हमने यहाँ पर कलेक्शन तैयार किया है। तो उस क्वेश्चंस का कलेक्शन जैसे कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक फर्स्ट पेजेस में, और यहाँ पर ईयर भी मेंशन कर रखे हैं। और ये फर्स्ट पेजेस हैं जहाँ पर क्वेश्चंस का कलेक्शन, और सेकंड पेजेस हैं जिस पे क्वेश्चन का कुछ कलेक्शन है। सो ईयर वाइज आप इसकी बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब आप इसकी बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं इन आरटीयू क्वेश्चन पेपर रिव्यू करके। थैंक यू वेरी मच।